नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान भाजपा को नया अध्यक्ष मदन राठौड़ के रूप में मिला। एक दिन पहले ही हमने हमारे पैनलिस्ट के साथ में इस बात को कहा था कि ओबीसी से कोई चेहरा होगा और जो लॉजिक दिया जा रहा है एक व्यक्ति एक पद सांसद भी हो सकते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली मदन राठौड़ और कुछ संभावित नामों ने जिक्र भी किया था। तो हम चर्चा करेंगे कि मदन राठौड़ के राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष बनाने के मायने क्या है। सामने 5 विधानसभा के बाई इलेक्शन है और भरोसा जीता है आलाकमान का। 2 बार इनके टिकट काटे गए, सिटिंग एमएलए होने के नाते, होने की साथ ही टिकट भी काटा गया, बड़ी बात थी। और सियासी गलियारों में चर्चा थी कि विनिंग कैंडिडेट है मदन राठौड़, उसके बावजूद भी टिकट काट दिया गया। और अभी भी जब उन्होंने सुमेरपुर से नामांकन दाखिल किया था तो बताया जाता है कि वहां बीजेपी और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों से भी ज्यादा भीड़ इनके नामांकन में थी। लेकिन पार्टी आलाकमान के निर्देश के बाद उन्होंने नामांकन वापस लिया और मुझे लगता है कि शालीनता और एक पार्टी के प्रति निष्ठा शायद उनका फल भी इनको मिला है। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दिल्ली से प्रमोद वशिष्ठ साहब जुड़े हुए हैं, जयपुर से राजीव जैन साहब हमारे साथ में हैं और जयपुर से हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं। राजीव जी और श्याम सुंदर जी एक दिन पहले भी मेरे साथ थे और पूरे इस मैटर को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे जब पेशकश की थी सीपी जोशी ने आलाकमान के सामने प्रदेश अध्यक्ष से रिजाइन करने की। तो चलिए आज राजीव जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। हमने संभावित नामों में मदन राठौड़ जी पे चर्चा भी की थी और उस वक्त हमने इस पे भी कहा था कि एक व्यक्ति एक पद में सांसद विधायक ये मामला नहीं बैठता है, लेकिन पार्टी आलाकमान जैसा निर्देश अब मदन राठौड़ को बना दिया गया है। क्या लगता है पार्टी के सामने अब कुछ चैलेंजेस हैं क्या? एक ऐसा निर्विवाद चेहरा मिल गया पार्टी को जिसमें किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से मदन राठौड़ को बनाने के पीछे तो एक कारण जो समझ में आता है कि एक निर्विवाद चेहरे तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहां तक भी आपने जिक्र किया, अपने क्षेत्र में बड़े लोकप्रिय हैं। वो हमें 2 बार जब भी विधायक बने तो उन्होंने कांग्रेस की एक दिग्गज नेता बीना काक को हरा के वो विधायक बने। तो निश्चित रूप से उनकी लोकप्रियता तो उस इलाके में है ही और पार्टी के प्रति उनकी जो निष्ठा है वो भी, मतलब जो उसको संदेह के घेरे में तो कहीं लिया ही नहीं जा सकता। निसंदेह वो एक जो संघनिष्ठ, संघ के भी बड़े काफी क्लोज है और निश्चित रूप से मूल ओबीसी का एक चेहरे के रूप में है। तो आप योगेंद्र जी राजस्थान की राजनीति देखें, ओबीसी के रूप में यहाँ एक डोमिनेट कास्ट आ गई है जाट, जो बाद में जुड़ी, और मूल ओबीसी के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं उससे वो रहे। और पिछले लोकसभा चुनाव में और उससे पहले के विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं एक ऐसा जो नतीजे आए उससे हम लोग ऐसा आकलन लगाते हैं कि जाट समुदाय कहीं ना कहीं भाजपा से दूरी बना के रहा। तो उस नाते भी भाजपा अब उसके बाद बावजूद विधानसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा पार कर गई भाजपा, लेकिन जो खासकर शेखावटी बेल्ट का जाट समुदाय है उसका ये मानना है वहां के जाट नेताओं का कि भाई हमारे बिना तो कोई सत्ता में आ ही नहीं सकता, हमारे समर्थन के बिना। लेकिन फिर भी भाजपा पूर्ण बहुमत में आई, शेखावटी क्षेत्र से उसको बहुत कम सीटें मिली। तो उसके नतीजे के रूप में भाजपा ने मूल ओबीसी को साधना शुरू किया कि मूल ओबीसी जो हमेशा से भाजपा का साथ देता आया है, माली, कुमावत, जो उस तरीके की जातियां जो मूल ओबीसी में है, पुरानी जातियां, तो वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ जनसंघ के जमाने से रही है। तो उस वर्ग को साधना, क्योंकि भाजपा ने जो राजस्थान में एक रणनीति अपनाई, जो उसका कोर वोटर है, एक सवर्ण वर्ग जो माना जाता है, वो भाजपा ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य समुदाय, ये भाजपा का कोर वोटर के रूप में, और एक मूल ओबीसी, ये 4 जो वर्ग है जो भाजपा के कोर वोटर के रूप में जाने जाते हैं। तो भाजपा ने उस कोर वोटर का पूरा ध्यान रखा। मुख्यमंत्री भी जो बनाया वो अपने कोर जो उसका वोटर वर्ग है उस समुदाय से बनाया। अब वो प्रदेश अध्यक्ष का पद भी उसने अपने कोर वोटर मूल ओबीसी को दिया है। तो निश्चित रूप से भाजपा को इसको फायदा मिलेगा। अब भाजपा तो कैडर बेस्ड पार्टी है, तो उसमें तो संगठन ही काम करता है पूरी तरीके से। अब आने वाले, कल भी अपनी चर्चा हुई थी, मैंने ही ये जिक्र किया था कि आने वाले समय में कोई बड़े चुनाव तो है नहीं। अब आम चुनाव जो विधानसभा या लोकसभा के होते हैं, अब उपचुनाव है, स्थानीय निकायों के चुनाव है, पंचायत राज चुनाव है, तो उसमें संगठन किस तरीके से सक्रिय रहे।
अब विधानसभा के जो उपचुनाव होने, 5 उपचुनाव होने, यदि भाजपा एक मिनट के लिए हम ये मान भी लें कि वो हार जाएगी सारे चुनाव, तो भी उसकी सत्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 5 सीटें उसके पास नहीं थी, पहले भी नहीं थी। लेकिन राजनीतिक दलों को ये दिखाना पड़ता है कि सत्ता में रहते हुए उपचुनाव हो रहे हैं, तो पहले उनके पास वो सीटें नहीं थी, अब लेनी है, तो उसमें भी 1-2 सीटें भी भाजपा ले लेती तो वो बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन निश्चित रूप से अब नतीजे क्या होंगे उपचुनावों के, संगठन कैसे काम करता है, सरकार ने जो काम किया है उसका आकलन भी जनता करेगी, ऐसा नहीं है। सरकार किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो जब वोट देने जाता है मतदाता, तो वो जहाँ सत्ता है, सत्ताधारी दल है, उसकी परफॉर्मेंस को भी आंकता है। अब चुनाव होते हैं तो उसमें कई फैक्टर काम करते हैं, जातिगत गणित भी काम करता है, नेतृत्व कैसा काम कर रहा है या उसके इलाके में क्या होगा। अब जहां तक सत्ता में पार्टी है, ना विपक्ष में फर्क पड़ेगा ना सत्ता में फर्क पड़ेगा, कोई भी सीटें हारे जीते, एक ये है कहने को उनको एक मजबूती मिलती है कि देखो हमने इसको हरा दिया, उसको हरा दिया, उस राजनीतिक दल को, कि उसकी लोकप्रियता घट रही है। ये एक राजनीतिक तौर पे राजनीतिक दल करते हैं, और हम भी इसका ही आकलन यही लगाते हैं कि यदि सरकार को सफलता मिलती है, सत्ताधारी दल को सफलता मिलती है, तो ये माना जाएगा उसकी नीतियों को कहीं ना कहीं जनता पसंद करती है। यदि नकार देती है सत्ताधारी दल को, तो ये माना जाएगा कि सरकार में कुछ कमियां खामियां हैं, तो इसमें भाजपा को मौका मिलेगा, वो अपने में सुधार करे, किस रूप में कर सकती है। तो ये आने वाले समय की चीजें हैं। जी योगेंद्र, बिल्कुल। चलिए मैं प्रमोद जी का रुख करना चाहूंगा। सर, दिल्ली के सियासी गलियारों में किस तरह की चर्चा है, क्योंकि राजस्थान में ये तो माना जा रहा था कि बदलाव होगा, बदलाव के 2-3 वजह यो तो देखे तो टाइम इतना लंबा नहीं हुआ है, सीपी जोशी को 1.25 साल का टाइम निकला, लेकिन उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि अब ये जिम्मेदारी किसी और को दी जानी चाहिए। दूसरी बार इन्होंने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन अभी ऐसी कोई चुनौती थी नहीं, केंद्र में उन्हें मंत्री नहीं बनाया, तो कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन फिर भी पार्टी ने उनके इस्तीफे को स्वीकार करके और ये जिम्मेदारी से मुक्त करके, अब क्या लगता है आपको कि ये बीजेपी की रणनीति थी या सीपी जोशी खुद इस्तीफा देना चाह रहे थे, फिर जब इस्तीफे की पेशकश की तो उसके बाद में एक नया चेहरा तलाशा गया? देखो योगेंद्र जी, आपको मैं बताऊं, जो पूरे देश में पिछले 2-3 साल से ओबीसी को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है, और ये जब ज्यादा इसको आग पकड़ा इसने, जब राहुल गांधी ने कहा कि 90 सेक्रेटरियों में 2-3 भी ओबीसी नहीं है पूरी तरह से, तो मोदी जी को भी ये लोकसभा में कहना पड़ा कि मैं खुद इतना बड़ा ओबीसी हूँ, तो ओबीसी को क्या नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ दिया। अब ये कह रहा है कि तीसरी पारी शुरू होते ही एक बड़ी जंग हो गई है कि जो कांग्रेस है वो तो एससी वर्ग की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को साधना शुरू कर दिया है। जैसे उन्होंने आनंद फानन ओबीसी सीएम बनाया, नायब सैनी हरियाणा में बनाया पूरा, और आप ये देखें कि एक नौसी के आदमी को राजस्थान में जैसे वो विधायक दल का नेता बनाया एससी को उन्होंने, तो आप यहाँ से आप नोट करिए। अब ओबीसी का मैं आपको बताऊं, पहले ओबीसी का मतलब होता था जाट, यादव, सैनी, मुस्लिम, इनको ओबीसी का 4-5 जातियों को मानते थे। चौधरी भजन लाल जी के जमाने में हरियाणा में ए और बे कर दिया गया, अरे राजस्थान में शायद नहीं है, ये एक ही ओबीसी का है। यहाँ में क्या एक 72 जातियां, ये जो नाई, तेली, कुमार, नीचे धांधी, जैसे अभी जैन साहब बता रहे थे, मूल ओबीसी। ये जो गांव में जो छोटे छोटे वोट हैं इनके 1500 के बड़े बड़े वो हैं, जिसमें नाई हैं, तेली हैं, कुमार हैं, धोबी हैं, ये छोटे, इनको कभी हक इनको नहीं मिला। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा से भी बीजेपी ने 2 ऐसे लोगों को बिल्कुल नीचे के, और यहाँ भी जो मदन राठौड़ जो लिए गए हैं, ये मुख्य रूप से धांधी ऐसा कुछ जाती है जो मुख्य रूप से तेली इनके वर्ग में आती है। तो ये जो इनको कभी इतना बड़ा लाभ नहीं मिला है छोटी जातियों को, जो 72 जातियां हरियाणा में छंटी हुई है। तो ये एक बड़ा प्रयोग किया है, बहुत ही लगता हूँ कि इन 72 जातियों का जो यहाँ आंदोलन भी चल रहा है हरियाणा में, तो केंद्र तक रिपोर्ट भी गई है कि भाई हमको भी अधिकार दो, हमको टिकट दो। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व ने जो ये निर्णय लिया है कि मदन राठौड़ जी को बना के, ये एक बहुत बड़ी गहराई की सोच है, गहराई वाली सोच है कि जो 72-73 जो जातियां हैं, सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी इनको अधिकृत किया है ओबीसी ए वर्ग में, इन जातियों को किस तरह से कब्जे में अपने उसमें लिया जाए।
और गांव में इनके छोटे 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 हिस्से के वोट हैं, तो ये मिलके अगर साथ पूरा दे दे तो चुनाव का वाला उल्टा पलटा चुनाव खा सकता है। और वैसे भी देखा जाए तो मदन राठौड़ जी तजुर्बेकार नेता है, पूरी तरह से उनको मोदी जी का बहुत नजदीक माना जाता है। हालांकि उन्होंने बगावत का प्रयास किया था, लेकिन मोदी जी के कौन से ही वो मान गए, उनको लाभ भी मिला, राज्यसभा में भी गए। और वो उनको ये भी नहीं कह सकते कि नौसिखिया में, अब संघ से भी उनके अच्छे वो हैं, संघ में भी अच्छे हैं, वक्ता अच्छे हैं, सूझबूझ सोच उनकी अच्छी है, इसमें कोई दोहरा नहीं। और फिर उन्होंने ओबीसी भी मूल ओबीसी, वो 72 जातियों वाला ओबीसी उसमें दे दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात जो ये करिए, निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। और वैसे देखा जाए तो सभी वर्गों को दे रखा है। आप सेंट्रल मिनिस्ट्री में देख ले, अब मुख्य ओबीसी, जैसे 5 जातियों में यादव ले तो भूपेंद्र यादव ओबीसी मिनिस्टर बड़े हैं, अजमेर से वो चौधरी साहब ओबीसी पढ़े हुए उनके मिनिस्टर उनके पास भी है, नहीं? तो सभी वर्गों में मेरे हिसाब से अच्छी तरह से एक ये बांटा हुआ है पूरा। और ब्राह्मण में, सामान्य वर्ग में तो है ही। अब सीपी जोशी जी का क्या होता है ये तो अलग आगे की बात है, क्योंकि ब्राह्मण तो यहाँ सीएम है ही पूर्ण रूप से। तो मेरा तो ये मानना है कि निश्चित रूप से जो प्रयोग किया गया है, अगर ये सत्ता और संगठन में तालमेल चला, दोनों तालमेल से चला मामला, तो एक बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। क्योंकि पहली बार ऐसा वर्ग ओबीसी का वो वर्ग आया है जो बहुत नीचे तबके से है, जिनके कम वोट इधर उधर होते हैं, लेकिन उनकी अच्छी पहचान और सारे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे वर्ग को राजस्थान में कभी मिला नहीं है, पहली बार मिला है। ये 4-5 जो ओबीसी हैं जो बड़े, जिनको तो मिलता आया है, लेकिन नीचे वर्ग के ओबीसी को पहली बार एक बड़ा पद दिया है। और सत्ता संगठन का जहां तक मामला है तो बताते हैं कि इनके भजन लाल जी के साथ भी इनने काम किया हुआ है अच्छा, मदन राठौड़ जी का तालमेल भी अच्छा है। अब ये कितना तालमेल आगे बैठ पाता है ये तो एक भविष्य के गर्व की बात है, लेकिन फिलहाल जो निकल आया राजनीतिक विश्लेषकों के उससे और जांच पड़ताल मतलब चर्चा में, तो ये एक फायदे का सौदा साबित हो सकता है मदन राठौड़ जी का प्रदेश अध्यक्ष बनना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है उनके लिए कि सियासत के लिहाज से वो डाउन टू अर्थ है और कंप्रोमाइज करने वाले व्यक्ति हैं। जैसे राजीव जी ने बताया है कि विनिंग कैंडिडेट के बावजूद भी उनका टिकट काट दिया गया और बिना काग से उन्होंने टक्कर ली और दोनों बार चुनाव भी जीते। एंड वक्त पे टिकट काट करके उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं की, पार्टी ने जहां भेजा वहीं वो चले भी गए। तो मुझे लगता है कि एक मैसेज भी पार्टी देने की कोशिश करती है कि कार्यकर्ता शालीनता से और संगठन के प्रति समर्पित है, तो उससे कब क्या इनाम मिल जाए इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो शायद एक मैसेज भी है इसमें और एक तरह से ये भी देखा जा सकता है। बात यही आती है राजीव जी की, तालमेल की बात आती है कि तालमेल कैसे बैठेगा। हमने देखा भी, कवर भी किया है, एक अच्छे पार्लियामेंट्रियन की तरह भी इन्होंने विधानसभा में डिप्टी चीफ थे तब काम किया, विधायक के नाते भी इन्होंने जब काम किया, वसुंधरा जी के वक्त जब विधायक बने तो काफी एक्टिव रहे ये। तो तालमेल में कहीं भी अगर कोई बात बिगड़ती है तो ईगो की बात आती है। तो यहाँ लगता है कि क्योंकि भजन लाल शर्मा खुद भी संगठन से जुड़े रहे हैं और ये भी संगठन से जुड़े रहे हैं, काफी काम भी किया है इन्होंने साथ में, तो यहाँ आ सकती है कि कहीं ईगो टकराए या फिर कहें कि डिफरेंसेज आ सकते हैं सत्ता और संगठन, क्योंकि बात यही चलती है कि सत्ता और संगठन का तालमेल है कि नहीं। हालांकि अभी चाहे 9 महीने का या 7 महीने का टाइम रहा हो, कभी सीपी जोशी और भजन लाल के बीच में भी इस तरह की बात आई नहीं है, तो यहाँ लगता है कि कंटिन्यू की जाएगी। दूसरा, अभी पार्टी आला कमान जिस तरह से मजबूत है तो उस हिसाब से ना सीएम अपने ओर से कुछ ऐसा तय कर सकता है कि मुझे किसी को बैलेंस करना है, मुझे किसी को तवज्जो देना है कि नहीं देना है, ना मदन राठौड़ साहब कर सकते हैं ऐसा। तो क्या लगता है आपको कि सत्ता और संगठन के तालमेल वाला तो कुछ लगता है कुछ इश्यू कभी भविष्य में बैठ सकता है? देखिए, सत्ता और संगठन में तालमेल के नजरिए से ही संभवतः मदन राठौड़ जी का चयन किया होगा केंद्रीय नेतृत्व में। लेकिन योगेंद्र जी, एक चीज है देखने में जो आती है, जो 5 साल सत्ता रहेगी भाजपा की, संगठन को उसका सहयोग करना होगा, किस तरीके से उसका बचाव करना होगा संगठन के नाते। लेकिन कई मौके ऐसे आते हैं जब टकराव की स्थिति बनती है। टकराव की स्थिति कब बनती है कि जब एक कार्यकर्ताओं का, जो संगठन के लोग होते हैं, उनके काम नहीं होते तो वो संगठन में शिकायत करते हैं, संगठन उसको सत्ता में कहता है, सत्ता सरकार में, सरकार अपनी कुछ मजबूरियां बताती है या कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं कि
वो काम नहीं हो पाते हो, तो उसमें टकराव की स्थिति आती है। तो उसमें एक अध्यक्ष की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि भाई बीच का रास्ता निकाला जाए, कार्यकर्ताओं को भी संतुष्ट किया जाए और जो सरकारी नियम कायदे कानून है उनका भी पालन हो। तो उन चीजों में एक भूमिका के तौर पे मदन राठौड़ की भूमिका क्या रहती है, ये आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। ये निश्चित बात है कि सत्ता और संगठन में कई मौके ऐसे आते हैं जहाँ टकराव की स्थिति होती है कि किसी को क्या पद दिलाना है। सरकार में मंत्री और वो बनाना वो एक अलग चीज है, बाकी सरकार में अन्य पद भी होते हैं। कार्यकर्ताओं की भागीदारी सत्ता में कैसे बढ़ाई जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं भूमिका इसमें रहेगी। अब उसमें अलग तरीके के दबाव भी रहते हैं। संगठन के जो लोग होते हैं, संगठन में काम करने वाले लोग होते हैं, वो कहते हैं चुनावों में हमने इतना काम किया, संगठन के लिए हमने जीवन खपा रहे हैं और चुनाव हमको टिकट नहीं मिलता है, हम जीत नहीं पाते। लेकिन सत्ता में उनकी भी भागीदारी, निगम बोर्डों के तो बना दिए बजरलाल सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले, कई नियुक्तियां की, लेकिन अब जिला स्तर पे भी नियुक्तियां होगी। जिला स्तर के, तहसील स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, वहाँ कई सरकारी समितियां होती है, उनकी मंशा रहती है कि हम उन समितियों में जाए जिससे उनका प्रभाव भी बनता है। उनके इलाके में अधिकारी उनकी पूछ करते हैं जब समितियों के सदस्य होते हैं। तो निचले स्तर का जो कार्यकर्ता होता है वो फिर अपने आप को जुड़ा हुआ मानता है कि हम सत्ता, हमारी पार्टी की सरकार है, हमको काम करना है। कैसे काम करना है? स्थानीय स्तर पे, तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे कई छोटे छोटे काम होते हैं कार्यकर्ताओं के, तो उनका प्रभाव बनाए रखने के लिए संगठन को अपनी एक भूमिका बनानी पड़ती है। वो सरकार पे दबाव डालता है कि हमारे संगठन के ये कार्यकर्ता हैं, इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, ये अच्छा काम करते हैं, इनकी समझ इस क्षेत्र में। तो कई तरीके की, मतलब आप देखिए कि 50 तरह की समितियां होती हैं जिला स्तर, तहसील स्तर पर, उन पर कार्यकर्ताओं को खपाना, मतलब उनको जिम्मेदारी मिले, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर ये महसूस करें कि सत्ता में हमारी पूछ है, हमारी सत्ता है, हमारी सरकार है। तो वो एक भावना कैसे जागृत हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए वो उम्मीद से कम आए भाजपा के। तो उन सब चीजों को कहीं ना कहीं दुरुस्त करना है, कहाँ कमियां रही, कहाँ खामियां रही। पार्टी में ऐसा नहीं होता, मतलब कमियां और खामियां रहती हैं, कार्यकर्ता सक्रिय नहीं होते तो विपरीत नतीजे सामने आते हैं, उसका भुगतान पार्टी को करना पड़ता है कि विपरीत नतीजे कैसे आए। जब समीक्षा पार्टी करती है तो मालूम पड़ता है कि सब निचले स्तर का कार्यकर्ता कहीं हताश था, निराश था, उसके काम नहीं हो रहे थे सत्ता बनने के बाद भी। तो अब उन सब कमियों को कैसे दूर करेंगे, ये मदन राठौड़ की एक बड़ी जिम्मेदारी भी हो जाएगी कि और दूसरा एक चीज और कोट करनी होगी। अभी मैं पिछले दिनों में देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, राजस्थान में भी हुई। बीजेपी का एक टारगेट और चल रहा है कि जहां जिन राज्यों में चुनाव है, राजस्थान एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए कि एक बार आप, एक बार हम, एक बार आप, एक बार हम, वो जो सिलसिला चल रहा है, चाहता तो कोई भी नहीं है, लेकिन एक स्थिति बनी हुई है। तो मैं किसी एक नेता से बात कर रहा था, काफी सीनियर पोजीशन में, तो उन्होंने कहा कि देखिए 28 और 29 के लिए हम अभी से टारगेट लेके चलेंगे, और ये जो चुनाव होंगे 28-29 के, ये बीजेपी के मिशन के बड़े निर्णायक चुनाव होंगे। तो अभी से मदन राठौड़ जी बात ठीक है कि शासकीय दल के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, बहुत ज्यादा कोई तनाव नहीं रहेगा, टेंशन नहीं है, आपको बस एक सामंजस्य बैठा करके ही चलना है। लेकिन मुझे लगता है कि सामंजस्य के साथ साथ ये चुनौती धरातल पे बीजेपी मजबूत है तो और उसे मजबूत करना है, और कहीं अगर कमी है तो उसे दुरुस्त करना है। और आपने सही कहा कि ये तालमेल के साथ ही संभव होगा, और आपकी स्मार्टनेस, आपकी लीडरशिप का भी निखार तभी आएगा और पता चल पाएगा कि आप कार्यकर्ता को कितना संतुष्ट कर पाते हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, अपेक्षाएं बहुत सारे लोगों की है। राजस्थान में लगभग 15,000 लोगों को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दरमियान पार्टी में शामिल किया है। उनमें से कई दिग्गज भी हैं, उनकी अपनी अपेक्षाएं होंगी। यहाँ प्लेटफॉर्म का काम सरकार के साथ साथ, क्योंकि पहली मर्तबा के मुख्यमंत्री बने और पहली बार विधायक बने भजन लाल, अब कोई कहे कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत भी तो इसी तरह से करते थे, लेकिन अब परिस्थितियां कुछ अलग होंगी। तो यहाँ सामंजस्य बैठाना एक बड़ी चुनौती इस नाते होगी, क्योंकि कार्यकर्ता को जो आगंतुक हैं आपके पास में, जो दूसरे दल से आए हैं, वो भी एक, उन्हें किस तरह से आप खपा पाएंगे, अगर नहीं है तो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं किसी लालच में आपके पास में आए हैं, निस्वार्थ भावना के लिए कहते हैं, लेकिन किसी न किसी का कहीं ना कहीं स्वार्थ जरूर होता है। तो राजू जी, ये लगता है आपको कि ये जो टाइम पीरियड होगा, शासकीय दल के नेता तो ठीक है आप बने हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी बने हैं, लेकिन लोगों की ऐसी सोच हो सकती है, पर मुझे नहीं लगता कि ये इतना सहज होगा, क्योंकि आपको एक विस्तारक के नाते, विस्तारक की भूमिका में, पार्टी की मजबूती के लिए प्रवास, दूसरी चीजें, ये भी आपको लगता है कंटिन्यू करना पड़ेगा?
देखिए पूरी तरीके से अब जो पिछले दिनों जो पार्टी में शामिल हुए नए लोग, उनको भी संतुष्ट रखना है, क्योंकि उनको भी पार्टी जोड़े रखना होगा, ये भी एक भूमिका निभानी पड़ेगी। और जो पार्टी का मूल कार्यकर्ता है, जो 20 साल 25 साल 30 साल से पार्टी के लिए काम करता आ रहा है, तो वो मूल कार्यकर्ता कहीं उपेक्षित अपने आप को महसूस नहीं करे कि भाई कल के आए लोगों को तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई और हम वर्षों से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, संगठन के लिए, कभी कुछ नहीं मांगा। जबकि मुख्यमंत्री भी कई बार कह चुके कि कार्यकर्ता का पूरा ध्यान है, कौन कहाँ काम कर रहा है उसकी उपयोगिता पार्टी लेगी। तो अभी एक संगठन के मुखिया के नाते मदन राठौड़ जी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो देखें, नीचे से फीडबैक लेंगे, वो जिला स्तर से या तहसील स्तर से जो उनके पदाधिकारी हैं वहां, उनसे जानकारी जुटाई जाएगी कि भाई कौन कार्यकर्ता अपना पुराना है, काम करता रहा है, और जो नया आया है उसने पूरे मन से किस तरीके से काम किया, उसको आगे भी जोड़े रखना है। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका एक मूल काम ये भी होता है कि जो नए लोग भी आ रहे हैं पार्टी में, उनको भविष्य में भी जोड़े रखे, उनकी उपयोगिता ले, उनको कहाँ काम लेना है, संगठन में काम लेना है या सरकार के कामकाज में उनकी भागीदारी निभानी है, कहाँ उपयोगी हो सकते हैं, ये सब चीजें पार्टी को देखना है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ मैं योगेंद्र जी एक और चीज आपको बता दूं कि 4-5 दिन के अंदर अंदर में संगठन महामंत्री की भी नियुक्ति हो जाएगी। भाजपा में एक परंपरा है कि प्रदेश अध्यक्ष के बाद सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर पद संगठन महामंत्री का होता है, क्योंकि वो आरएसएस से आता है, जो मूल कार्यकर्ताओं को जानता है, वहाँ मूल कार्यकर्ताओं का मतलब उसको फीडबैक मिलता है। संघ के जो वैसे राजीव जी, ये कह तो सकते हैं कि संगठन महामंत्री प्रदेश अध्यक्ष से भी मजबूत होता है। वो एक होता है, लेकिन संगठन महामंत्री की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो अब तक अपन समझ पाए हैं वो है कि जो मूल कार्यकर्ता है, जो वैचारिक संगठन आरएसएस से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है या विचारधारा वाली जो चीजें है, वो उनकी कहीं अनदेखी नहीं हो। जो भाजपा एक विचारधारा वाली पार्टी है, तो उसके जो विचार हैं, जो राष्ट्रीयता के हैं या हिंदुत्व के हैं, उनकी कहीं अनदेखी नहीं हो, उसमें सबसे ज्यादा जोर रहता है। संगठन महामंत्री वहां कहीं राय देता है। संगठन महामंत्री को भी तो वैचारिक संगठन से सलाह मिलती है कि आप ये करवाइए, ये हमारा पुराना कार्यकर्ता है, इसको कहीं जिम्मेदारी दिलाइए, इसकी भूमिका रहेगी तो हमारी विचारधारा आगे बढ़ेगी। तो विचारधारा वाली पार्टी का और जो वैचारिक संगठन है, उसका मकसद ही ये होता है कि उसकी विचारधारा आगे बढ़े। जैसे खासकर शिक्षा में, कला संस्कृति में, इस तरीके के जो मंत्रालय होते हैं, वहां विचारधारा के लोगों को बैठाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मतलब संगठन निभाता है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैं आपके पास में आना चाहूंगा प्रमोद जी। देखिए, बीजेपी में अब वर्किंग स्टाइल बदल गई है। पहले ये होता था कि सत्ता पक्ष का प्रदेश अध्यक्ष है तो बहुत कुछ करना नहीं है, चुनाव है तो आपने टिकट देख लीजिए, कार्यकर्ता है तो आप मिलिए, सम्मेलन कर लीजिए। लेकिन अब थोड़ा सा ट्रैक बदल गया है, ट्रेंड भी बदल गया है। वो कार्यकर्ता को बैठने नहीं देते, पूरी तरह से उसे एक्टिव रखते हैं, किसी न किसी मोड पे लगा करके रखते हैं। अगर यहाँ नहीं है तो दूसरे राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं आप वहां जाइए, संगठन को मजबूत करिए, विकास करिए। तो ये मदन राठौर जी के लिए भी पहले के प्रदेश अध्यक्षों की तुलना में अब ज्यादा, चाहे अध्यक्ष मदन जी बने या इससे पहले और कोई रहे या कोई दूसरा बनता, तो अब नजरिया बदलना पड़ेगा कि आप शासकीय दल के प्रदेश अध्यक्ष नहीं, आपको पार्टी को भी मजबूत करना है। नहीं योगेंद्र जी, बिल्कुल। देखो, भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में सेल बना हुआ है कि कौन से प्रदेश के कार्यकर्ताओं को कहाँ जरूरत है, कहाँ उसको फिट किया जा सकता है, किस नेता को फिट किया जा सकता है। ये सारे नाम प्रदेश अध्यक्ष से मांगे जाते हैं। अब इनके तो यहाँ नवंबर में, अक्टूबर में हरियाणा में चुनाव, पड़ोसी राज्य में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव फिर 25 चुनाव ही चुनाव है आसपास। यहाँ तो राजस्थान का तो बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है हरियाणा में और दिल्ली में, तो ये निश्चित रूप से उनको एक चुनौती तो रहेगी। अब इनको सबसे बड़ी फिलहाल तो चुनौती क्या आएगी उनको की हस्तक्षेप। अब वो हस्तक्षेप में कैसे चल पाते, क्योंकि क्या ही यहाँ राजस्थान में सुपर सीएम है, कई सुपर मंत्री हैं, उनका जो इतना कद है उनका इतना बड़ा कि अब प्रदेश अध्यक्ष को आज भी वो बच्चा समझते हैं। अब ये उनसे कैसे निपटेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती उनको आने वाली है। जैसे अभी आप बता रहे होनी है वो होनी है, तो नियुक्तियों में प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यकर्ता को कैसे एडजस्ट कर पाता है। अगर मदन राठौड़ अपनी शैली पर इसी तरह से चले कि भाई सच्चाई पे चलेंगे और वो करेंगे तो ये कामयाब है, नहीं तो चिट्ठियां आ जाएंगी हर जिले
हर लोकसभा क्षेत्र से कि हमारे हमारे हमारे, तो मदन राठौर जी कार्यकर्ता वहां की तरफ देखते रह जाएंगे। दूसरा फिर आप विवाद का भी कहा शांत, बीजेपी में स्थान में विवाद को शांत मत मानिए। अभी अंदर ही अंदर कुछ बुदराई होती रहती है। और भजन लाल सरकार की इनकी बात करें तो अभी इतना उनका मतलब जो केंद्रीय लेवल पर नहीं हो पाया है कि इनकी भाई उतना अपनी छाप वो पूरी तरह नहीं छोड़ पाए, क्योंकि उनको सबसे बड़ा डैमेज हुआ लोकसभा। भजन लाल जी का क्षेत्र भरतपुर जीते भले सांगानेर से, वो पूरे हार गए उस क्षेत्र की सारी स्थिति। तो ये बड़ी सर है जो ये मदन राठौर जी को ये सारी सड़कें जो कच्ची गड्ढे हो गए भरने में बहुत 4 साल तो लग ही जाएंगे। 26 में सीमा है फिर, और फिर बड़े चुनाव पंचायत के, बड़े चुनाव निगमों के नवंबर में, निगम और नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव आ रहे हैं। तो ये कोई चुनाव छोटे मोटे नहीं होंगे, इनसे भी सरकार की ख्याति, सरकार की प्रतिष्ठा। बिल्कुल, क्योंकि वही सबसे बड़ा चुनाव है। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि वहां कार्यकर्ता को संतुष्ट करना है। टिकट एक होगा, मांगने वाले 20 लोग होंगे कि साहब मैंने तो ये सेवा की थी, मैंने ये किया था। फिर वहां लोकल लेवल पे आपके पास में, आपने सही कहा कि अलग अलग लोगों की डिजायर है कि साहब आप इसको टिकट दे दीजिए, और देना आपको एक में है। ये नहीं कर सकते आप कि ए को भी दे देते हैं, बी को भी दे देते हैं। आपको किसी एक को ये बनाना पड़ेगा। चले, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है और मदन राठौर पे एक बड़ा दाव खेला है बीजेपी आला कमान ने, और माना जाता है कि उनकी निर्विवाद छवि है और सामंजस्य बैठा के चलने वाले हैं, डाउन टू अर्थ हैं। राजनीति में जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो जीत भी दर्ज कराई, 2 बार के विधायक रहे, अभी राज्यसभा के सांसद हैं। और जब कंप्रोमाइज करना पड़ा, टिकट नहीं मिला, तो उसी लिहाज से भी पलट के उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। ये मुझे लगता है कि उनको एक प्रतिफल के रूप में, शायद एक अवार्ड के रूप में मिला है। चले, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।